मैं अब आगे सरोज मैम से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ पे आए और सुप्रिया मैम के व्यक्तित्व पे थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद सुमित्रा मैम। अब हमारा जो इस बार मेन एम था कि आप सभी के सामने हम सशक्त महिलाओं को इंट्रोड्यूस कराएं। सशक्त मीन्स जो एक तरह से समाज में इंस्पिरेशन हो आप लोगों के लिए, है ना। तो उन्हीं में से एक है हमारे साथ श्रीमती सुप्रिया बिश्नोई जी। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये अभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, जिला परिवहन अधिकारी। इससे पहले ये इनकी सेकंड जॉब है। तो थोड़ा सा शुरू से हम बिगिन करते हैं। 1992 में इनका बर्थ हुआ था और नॉर्मल सी फैमिली थी जैसी आपकी और हमारी है। बिल्कुल पापा जी इनके किसान ही थे और खाजू वाला गांव है, वहाँ पे ये जन्मी थी। और स्कूलिंग में इनका एक अचीवमेंट है, 10th में इन्होंने क्लास अपना स्कूल टॉप किया था। उसके बाद इनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक जगह से हुई। कॉलेज मुझे इतना पता नहीं है। उसके बाद में इनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो एज अ रेवेन्यू ऑफिसर इंस्पेक्टर थी। और इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो सूरजगढ़ में इनको मिली। तो इस चीज़ का इन्होंने बेनिफिट उठाया। जो अपना सूरजगढ़ है, सूरतगढ़, सॉरी, सूरतगढ़ में यहाँ पे थोड़ा टंग थोड़ी स्लिप हो गई। सूरतगढ़ में अपना एक इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को पता ही होगा, जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, अपना आरएस के लिए। कौन सा है? भाटिया आश्रम। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलना। जब घर से दूर है तो इन्होंने बिल्कुल यही काम किया। घर से दूर होके वहाँ पे इन्होंने साथ ही साथ जॉब के साथ कोचिंग करना। आप कभी जब जॉब करेंगे तब आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये एक तरह से इंस्पिरेशन की बात है कि कैसे इन्होंने जॉब के साथ आगे आरएस की तैयारी की। और 2016 वाला जो एग्जाम था उसमें ये फाइनली सेलेक्ट हुई और 132 इनकी रैंक थी ऑल ओवर राजस्थान, है ना। तो इस चीज के लिए एक बार आप सब क्लैप करें। उसके बाद में एज अ डीटीओ इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो इनको नोखा में मिली। ये अपने जो नागौर है यहाँ पे इनकी ये 4th पोस्टिंग है। तो हम सब लोग कुछ किस्मती है कि ये अपने जो जिले की फर्स्ट फीमेल डीटीओ। इससे पहले अपने यहाँ पे कोई ऐसे महिला डीटीओ नहीं रही, ठीक है। और ये यहाँ पे सड़क सुरक्षा से रिलेटेड बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स वगैरह भी चलाते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि सड़क में कितनी दुर्घटनाएं वगैरह होती है, तो ये टाइम टाइम पे अवेयरनेस कैंप्स चलाती रहती हैं। और इस चीज़ के लिए हमारा पूरा जिला आपका आभारी है। और मैम अब मैं आपको इन्वाइट करूँगी मंच पे कि आप आए और हमारे बच्चों को कुछ अर्थ करें। सबसे पहले तो मिर्जा कॉलेज प्रशासन का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया है। इसके अलावा सभी मंचासीन अतिथियों के प्रति आदर प्रकट करते हुए मैं अपनी बात कहना शुरू करती हूँ। हम महिला दिवस क्यों मनाते हैं, ये सर ने अभी बहुत अच्छी तरीके से बताया। महिला दिवस हम सिर्फ इसलिए नहीं मनाते कि किसी बहुत पुराने समय में इस दिन कुछ महिलाओं ने कुछ प्रदर्शन किया था, अपने अधिकारों की मांग की थी। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब भी हमें लगता है कि कोई भी मुद्दा ऐसा है जिस पे समाज को विचार करना अति आवश्यक हो गया है, उस पर अगर बात नहीं करेंगे तो स्थितियाँ कुछ भिन्न हो सकती है, बात करने से परिवर्तन आ सकता है। तो उसके लिए एक परंपरा है कि हम एक दिन विशेष उसके लिए निर्धारित कर देते हैं ताकि उस दिन को उसमें सोशल डिस्कोर्स में लाया जा सके, सामाजिक विमर्श उस मुद्दे पे किया जा सके। इस दिन हम महिलाओं के अधिकारों की, उनके त्याग बलिदान, उनकी सामाजिक भूमिका, इस सभी विषयों की चर्चा करते हैं। तो इसमें जैसे अभी इन्होंने जो आप लोगों ने विषय रखा है कि महिलाओं की शिक्षा की क्या भूमिका है उनकी लैंगिक समानता में, तो इस मुद्दे से ही मैं अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगी कि शिक्षा का आशय केवल अक्षर ज्ञान या साक्षर हो जाना ही नहीं है।
आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि ठीक है, फिर शिक्षा से लैंगिक समानता आ जाती है तो हम शिक्षित हो गए सब और अभी लैंगिक समानता भी आ जाएगी, लेकिन इससे कुछ इतना हासिल नहीं होगा। अगर हमें अपने आसपास के वातावरण के बारे में, राजनीति के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, उसके साथ ही अपने कर्तव्यों के बारे में, किसी भी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमारा जो हासिल है वो हमेशा फिर शून्य ही रह जाएगा। आखिरकार हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा उससे। शिक्षित हो भी जाएंगे तो भी वही जो एक ढर्रा है जीवन का, उसी पे हम चलते जाएंगे और बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो महिलाएं कैसे शिक्षित कैसे हों, कैसे लैंगिक समानता है शिक्षा के साथ में, तो इसका यही है कि आप अपनी जो आसपास की राजनीति है उसके बारे में हमेशा जागरूक रहिए। अपने समाज की क्या समस्याएं हैं ये आपको पता होनी चाहिए, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं आपको पता होनी चाहिए, अपने क्षेत्र विशेष की क्या समस्याएं हैं। आप कोई लड़की बता सकती है यहाँ पे कि आपके क्षेत्र नागौर की क्या मुख्य समस्याएं हैं? कृषि से संबंधित, समाज से संबंधित, राजनीति से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका आपको पता होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, उस समस्या की जड़ क्या है पता होना चाहिए। राजनीति अभी किस मोड़ पे जा रही है, पहले क्या था राजनीति का स्वरूप, आगे क्या हो सकता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों को भी हमेशा ये चर्चा जो है ना इसमें भाग लेना चाहिए, उसी से आपका एक स्थान बनेगा समाज के अंदर। अगर आप खुद तक सीमित रहेंगे, आसपास की चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कुछ शिक्षा का कुछ मतलब नहीं रहेगा। शिक्षा का मतलब ही है कि अपने को जानो और अपने वातावरण को जानो। इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक कुरीतियों की, जिन्होंने भी लैंगिक समानता के अंदर एक बाधा पहुंचाई है, तो सामाजिक कुरीति का अगर हम विरोध करें ना किसी भी सामाजिक कुरीति का, तो हमारे पास में उसके लिए एक आधार होना चाहिए कि हम उस कुरीति का विरोध क्यों कर रहे हैं और वो किस तरीके से हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। जैसे कि एक बिल्कुल ही सामान्य सी कुरीति है कि महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा, तो ये क्यों गलत है? जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इससे एज ए डीटीओ मैंने देखा है कि जो भी महिला घूंघट रखती है वो हेलमेट नहीं पहन सकती, वो बाइक पर दोनों तरफ पैर करके नहीं बैठ सकती, वो एक तरफ पैर करके बैठेगी, हेलमेट भी नहीं पहनेगी। तो अगर उसका एक्सीडेंट हो, बाइक का थोड़ा सा भी एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान। तो इसके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग कसम खा लीजिए, जितनी लड़कियां यहाँ बैठी है, कि आप अपने जीवन में घूंघट नहीं पहनेगी कभी। और इसका सिर्फ ये नहीं है कि आपको मतलब ये आपके हाथ में नहीं है या आप लोगों को इसका विरोध झेलना पड़ेगा। हाँ, विरोध अगर आप कुछ भी अगर परिवर्तन चाहेंगे तो विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन आपके पास में उसकी लिए तर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ अगर बड़े ऑफिसर बन गए या फिर तभी आपको ये अधिकार मिलेगा। आप अगर घर में एक गृहिणी है तो भी आप इस अधिकार को हासिल कर सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। महिलाओं की स्वतंत्रता के अंदर महिलाएं ही सबसे अधिक बाधक हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी परिवार के अंदर जैसे एक कोई बहू है वो चाहती है कि मैं घूंघट नहीं पहनूं, तो हो सकता है कि उसका ससुर उतना विरोध नहीं करे जितना सास करेगी विरोध। तो आपको ये है कि समझाना पड़ेगा, और अगर सब लोग ऐसे सोचेंगे तो एक तरीके से एक प्रथा बन जाएगी कि घूंघट कभी था ही नहीं हमारे समाज में। बहुत सारी, जैसे आपको पता होगा कि पहले हमारे समाज में सती प्रथा थी। अभी कोई सती प्रथा है कि भी किसी के पति की मृत्यु हो गई और उस औरत को जलाया जा रहा है? कोई समय ऐसा था जब लोगों के लिए ये स्वीकार करना, ये सोच पाना भी मुश्किल था कि ऐसे कुछ हो सकता है क्या कि किसी स्त्री का पति जीवित नहीं है तो उसको अलग से या तो फिर बाल वगैरह काट के और उसको अलग ही रखा जाता था या फिर उसको जला दिया जाता था पति के साथ में। लेकिन अभी हम ये एग्जाम्पल नहीं देखते, तो धीरे धीरे ये घूंघट प्रथा भी इसी तरीके से खत्म होगी, लेकिन आप लोगों को उसको विरोध करना पड़ेगा। सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही नहीं, जो महिलाएं घूंघट पहनती हैं उनका माइग्रेन की प्रॉब्लम, नजर कमजोर होने की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं हैं।
अभी जैसे एक बार चला था कोरोना में कि लॉजिक दिए जा रहे हैं कि देखो हमारे तो महिलाओं को इसीलिए घूंघट था कि कोई वायरस नहीं जाए, अभी लोग मास्क पहन रहे हैं, हमारी महिलाएं तो सदियों से घूंघट पहन रही है, तो पुरुष क्यों इतने मतलब उनको इतने खतरे में क्यों डाला जा रहा है? उनको भी वायरस से बचने का हक तो है ना हमेशा ही। फिर तो ऐसे लॉजिक जो है ना उन पे ध्यान नहीं देके लॉजिक आप कोई भी कुरीति है उसको खत्म करने का लॉजिक ढूंढो कि इसको खत्म क्यों किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि भी कुछ लोग कह रहे हैं कि घूंघट खत्म करो तो हाँ घूंघट खत्म करो, ये हमारी आज़ादी में बाधक है। क्यों बाधक है भाई, क्या हो रहा है आपको इससे, वो बताओ आप। इसके अलावा लैंगिक समानता कैसे आएगी कि आप पुरुषों पर निर्भरता को कम करो, अपने आप लैंगिक समानता आएगी। जैसे कि कोई आपके आसपास की महिला है, उसको गाड़ी चलाना या स्कूटी चलाना आता है, तो उसकी आधी डिपेंडेंसी कम हो जाती है पुरुषों के ऊपर। उसे नहीं इंतजार करना पड़ता हर एक काम के लिए कि कोई मेरा भाई या पिता मुझे वहाँ लेके जाएगा तब मैं वहाँ जाऊँगी, फिर मैं अपना काम करके आऊँगी। इसके अलावा जो घर की महिलाएं हैं उनकी भी दूसरे पुरुषों पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। उनको एक फीमेल सदस्य घर में मिल जाती है जो उनके काम करवा सकती है, जो उनकी बात को समझती भी है इजीली कि इनको ये काम करना क्यों जरूरी है। पुरुषों को कई बार लगता है कि महिलाओं के काम इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि उनको किया जाना चाहिए, उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो इससे जैसे इसके और भी तरीके हैं, जैसे आप अपना कोई फाइनेंशियल काम है या घर का कोई बिजली का बिल भरना है, घर में कुछ सामान लेके आना है, जैसे कोई बुकिंग करानी है किसी चीज़ की, तो उसके लिए आप खुद ही कोशिश करिए कि ये काम मैं करूँगी। निर्भरता को कम करो। अगर निर्भरता रहेगी, घर में बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं घर में, टीवी देख रहे हैं, ना तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बस कॉलेज जाके आ गए और उसके बाद में घर का कुछ छोटा मोटा काम कर लिया, तो इससे कहाँ आएगी लैंगिक समानता। सिर्फ कॉलेज आने जाने से और अपने घर में जो एक ढर्रा चल रहा है उस पर हमेशा काम करते रहने से तो क्या होगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। इसके अलावा जैसे सादत हसन मंटो का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि सिगरेट पीने से लड़कियों के भी या महिलाओं के भी फेफड़े खराब होते हैं, चरित्र खराब नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे कह रही हूँ कि आप लोग भी सिगरेट पी सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग भी पब्लिकली कहीं भी जाके अपनी बात रख सकते हो। कहीं भी अगर 4 जने खड़े हैं राजनीति की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी उसमें इंटरफेयर कर सकते हो, कहीं आ जा सकते हो जहाँ भी आपको उचित लगता है कि भी यहाँ जाना मुझे भी चाहिए। जैसे कोई ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें, या फिर जैसे कोई किसान रैली है मान लीजिए, उसमें किसान रैली में क्या होता है कि लड़के ही जाते हैं या पुरुष जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती किसान रैली में। क्यों नहीं जाती, या राजनीति में इतनी कम महिलाएं क्यों है एक्टिव। हर चीज में आप देखो कि कोई दुकान है ना, कितनी दुकानें होगी नागौर के अंदर, और उन दुकानों में से कितनी दुकानों को एक महिला चला रही है। मान लीजिए किराना स्टोर है, क्यों नहीं चला रही है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे है कि महिलाओं का जितना एक्सपोजर ज्यादा होगा तो उनको एक चरित्र की दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता कि कोई महिला अगर किराने की दुकान पे बैठी है तो ऐसे माना जाता है कि इसका चरित्र ठीक नहीं होगा शायद। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें बदलनी पड़ेगी। अगर कोई महंगाई की बात आती है तो सभी महिलाओं को गैस की टंकी देख के और बिठा दिया जाता है रोड पे। क्यों, उनका सिर्फ इतना ही काम है कि वो गैस की सिलेंडर की कीमत ही देख सकती है, ये नहीं देख सकती कि हमारी खेती में कितना घाटा हो रहा है। ये चीजें उनको भी तो इफेक्ट कर रही है ना। तो किसान सभा में लेके जाओ उनको, ऐसी कोई जगह पे लेके जाओ, या महिलाएं खुद जाए जहाँ पे समाज के बारे में चर्चा हो रही हो, राजनीति पे विचार हो रहा हो, उन जगह पे आप भी शामिल हो। ये थोड़ी है कि भी पुरुषों ने कहा कि यहाँ प्रदर्शनी लगाओ वहाँ प्रदर्शनी लगाओ, बस सिलेंडर लेके बैठ गए। महिलाओं को खुद भी तो जागरूक होना पड़ेगा, उनको वास्तव में जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली हमारे आसपास। इसके अलावा आपको जो महिलाओं के अधिकार हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। विशाखा गाइडलाइंस क्या है, अगर आपके साथ में वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके से कुछ घटना हो रही है तो क्या है,
पोस्को एक्ट क्या है, इनके बारे में पढ़ो आप सबके बारे में। अपने आप ही आपको जब जागरूक होगे तो आप समानता आ जाएगी। इसके अलावा ये जो बात मैंने कही थी फेफड़े खराब होने वाली, तो ये पुरुषों के लिए तो है ही कि आप लोग ही सबसे पहले ये सोचो कि अगर कोई महिला हमसे खुलकर बात कर रही है या हंस बोल रही है पब्लिकली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजीली एक्सेसिबल है। इसका मतलब ये है कि वो जागरूक है और अपने अधिकारों के बारे में जानती है। उसको ये पता है कि मुझे जबरदस्ती घूंघट के अंदर नहीं रहना है, मुझे भी समाज में अपनी एक पहचान बनानी है। तो पुरुष भी आगे बढ़े और महिलाएं आगे बढ़े तो पुरुष उनका साथ दें। ये है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और जो लड़कियां हैं वो 2 कसम खा के जाएं, एक तो कि घूंघट नहीं पहनेंगे आगे जाके जिंदगी में कभी भी, और दूसरा आज से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे और बाकी जो आसपास की न्यूज़ है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।